हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी ये जो क्लास है ये रहेगी डी ट्रिपल एस पी पीआरटी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहेगा और इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हमारे सारे प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी से शुरू है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि जितने भी टॉपिक आप में हैं मतलब आपका जो सिलेबस है हिंदी का आपने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। तो उसी के आधार पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ना करके आपको थोड़ा-थोड़ा जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन उठाया गया है इसमें, वो थोड़ा-थोड़ा ही उसमें से बता के और फिर मैं क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है? और आपका जो क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में हिंदी से वो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के होते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं या 15 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे ग्रामर से होते हैं और 5 नंबर का हमारा जो गद्यांश आता है सॉल्व करने के लिए अपठित गद्यांश वो 5 नंबर का होता है। ठीक है? तो ये जो हमारा इसमें जितने भी मैंने आपको बताया कि जितने भी इसमें क्वेश्चन शामिल होंगे सारे हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो वो लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारा कारक से पूछा गया है। ठीक। तो क्रिया के साथ सीधा संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया के साथ, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो वही हमारा कारक कहलाता है। हिंदी में कारकों की जो संख्या वो 8 है। ठीक है? अब इसमें 4 कारक दिए गए हैं और एक वाक्य दिया गया है। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा कारक है। तो वाक्य क्या है हमारा? यह पुस्तक मेरी है। ठीक है? और जो कारक इसमें 4 दिएंगे उनके कारक चिन्ह हम देख लेते हैं। तो संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो के लिए होता है। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये कारक चिन्ह है। करण से के द्वारा, अधिकरण में पर, ये हमारा अधिकरण हो गया। ठीक है? तो ये चारों के हमने क्या देख लिए? कारक चिन्ह देख लिए। और जो वाक्य हमारा दिया गया है कि यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर जो कारक होगा वो हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पर जो कारक वो होगा वो संबंध कारक है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ व्यक्त करता है। तो जो मुहावरा हमारा दिया गया है वो कौन सा है? तो मुहावरा हमारा दिया गया है वो है कि चित से उतरना। कहते नहीं है कि तुम मेरे चित्त से उतर गए हो। तो ये हमारा मुहावरा है, इसका हमें अर्थ बताना है और जो सर्वश्रेष्ठ हो मतलब जो सबसे उपयुक्त हो वही हमको यहाँ बताना है। तो चित्त से उतरना, पहला जो ऑप्शन दिया गया उपेक्षित होना, दूसरा है बुरा मानना, तीसरा है बात ना करना और चौथा है भला बुरा कहना। तो जो इसका सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ अर्थ होगा वो हो जाएगा उपेक्षित होना। ठीक है? चित्त से उतरना मतलब उपेक्षित होना। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि तुम मेरे चित्त से उतर गए हो। जैसे किसी ने बहुत गलत काम कर दिया या किसी ने धोखा दे दिया तो कहते मेरे मन से उतर गए या चित्त से उतर गए। तो वही होता है कि उपेक्षित होना, इसका अर्थ होता है उपेक्षित होना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए शब्द की संधि अ, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। शब्द हमारा संचय। तो यहाँ पर हमें क्या करना? संधि विच्छेद हमको बताना है कि संचय का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला है समचय जो कि गलत है। संचय का अगर हम संधि विच्छेद देखें तो हो जाएगा, ये जो ऊपर बिंदी है ये बदल जाएगी आधे माँ में और प्लस चय, ये हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद। तो जिस ऑप्शन में ये दिया गया हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है सम प्लस च, तीसरा है सन प्लस च और चौथा शून्य प्लस च। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संचय का जो संधि विच्छेद होता है सम प्लस च हो जाएगा। जो ऊपर बिंदी अंक की लगी हुई है वो माँ में बदल जाती है, आधे माँ में बदल जाती है। ठीक है? और ये संधि विच्छेद में आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे ये सारी चीज़ें। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मतलब वाक्य दिया गया है तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह
प्रयोग होना है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह लगेगा, यहाँ भला बुरा में पूछा गया है। तो आपने देखा होगा जब दो चीज़ें अपोजिट दी गई हों साथ में, तो उनके बीच में विराम मतलब कि एक योजक चिन्ह लग जाता है, ऐसे डैश, ऐसे छोटा सा लग जाता है। तो यहाँ भी जो भला और बुरा है, यहाँ पर, यहाँ पहले वाक्य देख लेते हैं। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। क्या कहा गया है कि तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। तो ये जो भला और बुरा है, इसमें पूछा गया कि कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो ये उद्धरण है। तो उद्धरण का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब किसी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों हमें बताना या लिखना हो, तो उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। ये तो विवरण चिन्ह है, ये सिंगल वो है, उद्धरण है। और यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस विराम चिन्ह का हम यूज करेंगे योजक चिन्ह का। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो जो संज्ञा हमें बताना है, ये जो वाक्य दिया गया है भीड़, भीड़ में कौन सी संज्ञा है हमें ये बताना है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कौन कौन सी होती हैं। तो संज्ञा के प्रकार कितने हैं, और जो प्रकार है उनके नाम भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो भीड़ पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक का होता है किसी एक पर्सन की, जहाँ एक पर्सन की बात की जा रही हो, मतलब कि जैसे कोई एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये कहा गया है कि राकेश, ठीक है, राकेश जो है, आपसे कह दिया गया कि राकेश अच्छा लड़का है, और पूछा गया कि राकेश में कौन सी संज्ञा है। तो राकेश जो है ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष लड़के का नाम है राकेश। अगर लड़का में पूछा जाता है कि कौन सी संज्ञा है, तो वहां पर आ जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि जो लड़का एक जाति है उसकी, उसमें कई सारे लोग आते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम हो गया, जैसे नदी का नाम हो गया, नदी का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, और मान लीजिए काली गाय हो गई, या भूरी गाय हो गई, या लोहरी गाय हो गई। मतलब अगर किसी का नाम पार्टिकुलर दिया गया है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भाववाचक, जैसे कि जिसमें रोना हो गया, हर्ष हो गया, विषाद हो गया, ये सारी चीज़ें भाववाचक हो जाएंगी, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श ना कर सकते हैं, जैसे ईमानदारी। तो ये सारी चीज़ें भाववाचक में आ जाएंगी। द्रव्यवाचक में जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, ये सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगी। और समूहवाचक यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा समूहवाचक हो जाएगा। जैसे कि हमारा हो गया कक्षा, आर्मी, और जजों का समूह, जूरी जिसको बोलते हैं। तो ये, और जो भीड़ हमारा है, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। तो धीरज हमारा शब्द दिया गया है, और इसका पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो धीरज का पर्यायवाची धैर्य, दिलासा, संतोष, ये सारे क्या हैं, इसके पर्यायवाची। तो जो धीरज है, इसका हमने जो ये धैर्य दिया गया है, इसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे, तो सब्र, दिलासा, सहनशीलता, और धैर्य, संतोष, ये सारे हो गए धीरज के पर्यायवाची। लेकिन जो ये तरड़ी दिया गया है, ये हमारा है, ये है सूर्य का, ओ सॉरी, ये है नाव का पर्यायवाची। अगर ड़ा पर छोटी ई की मात्रा होती, जैसे ऐसे दिया गया होता है, ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सूर्य का पर्यायवाची। लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दी गई है, तो ये है नाव का पर्यायवाची। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि धीरज का जो पर्यायवाची नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ये किसका पर्यायवाची? तो ये नाव का पर्यायवाची है। ठीक है, तो धीरज, सब्र, सहनशीलता, दिलासा, धैर्य, संतोष, ये सब क्या है, धीरज के पर्यायवाची हैं, तरड़ी नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो जो वाक्य है रचना के आधार पर, इसको दो आधार पर बांटा जाता है, एक अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, सॉरी तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर हमें मिश्र वाक्य पूछा गया है।
कि कौन सा इसमें वाक्य है जो मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम ट्रिक की बात करें तो दो चीज़ें इसमें आती हैं, मतलब कि जैसे जो आया तो उसके साथ सो आ जाएगा, जो सो ज्यों त्यों जैसे तैसे, ये सारी चीज़ जब तो, ये सब अगर आ रहा है आपके मतलब आपके जो वाक्य दिया गया है जिस वाक्य में, तो ये हमारा मिश्र वाक्य होगा। अगर संयुक्त वाक्य की हम बात करें तो वहाँ पर हो जाएगी या, वा और और मतलब जो समुच्चय बोधक हो, मतलब जो दो वाक्यों को जहाँ जोड़ा जा रहा हो वहाँ होता है संयुक्त वाक्य। जैसे और से जोड़ा जा रहा हो, या से जोड़ा जा रहा हो, वा से जोड़ा जा रहा हो, तो ये अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य। अगर सरल वाक्य की हम बात करें तो जैसे राम स्कूल जाता है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। अब यहाँ पर कह दिया गया कि राम स्कूल गया और पढ़ाई की, तो ये और जो जुड़ गया, जैसे राम स्कूल गया और, ये राम स्कूल गया ये एक वाक्य है, और ये समुच्चय बोधक है मतलब योजक है। उसके बाद में पढ़ाई की, तो मतलब स्कूल गया एक काम इसने ये किया और फिर पढ़ाई की ये दूसरा काम किया। मतलब जब दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा हो किसी योजक के द्वारा या समुच्चय बोधक के द्वारा, तो वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है। और संबंध की अगर हम बात करें तो कई वाक्य, एक वाक्य में कई उपवाक्य हों और जो मतलब लास्ट वाला उपवाक्य हो वो पहले पे डिपेंड हो, तो वो हमारा मिश्रित होता है। तो ये सारी चीज़ें ना याद रख के अगर आप ऐसा याद रखते हैं कि जो सो, अगर जो सो आ गया, ज्यों त्यों आ गया, जैसे तैसे आ गया, जब के साथ हमेशा तो आएगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं आपके वाक्य में तो ये हमारा मिश्र वाक्य होगा। अब पहला ऑप्शन है कि जब चोर ने मुझे देखा तो भाग गया। दूसरा है कि मुझे देखा और चोर भाग गया। तो यहाँ पर तो ये संयुक्त है। और पहला क्या है कि जब चोर ने मुझे देखा तो भाग गया। जब के साथ अगर तो आ रहा है तो ये हमारा मिश्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे देखकर चोर भाग गया। तो ये हमारा सरल वाक्य है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट करके मुझे बता दें कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, या आपको मतलब दोबारा बतानी चाहिए चीज़ें, या अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा समझाना, आपको बताना, तो भी आप बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से सारे टॉपिक आपको डिस्क्रिप्टिव बताऊं, जैसे अभी हमारा क्या है, वाक्य आ गया, तो वाक्य के बारे में आपको पूरी जानकारी दूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आप इस तरह करवाइए। जैसी आपकी डिमांड रहेगी उसी प्रकार हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। वाक्य हमारा छत पर पंछी बैठा है, ये आपका होम वर्क है। मतलब कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा इसमें अव्यय है। जो हमारा ये दिया गया है, पर जो दिया गया है कि छत पर पक्षी बैठा है, तो इसमें कौन सा अव्यय है ये आपको ज्ञात करना है। ये आपका होमवर्क है और आशा करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देखेगा वो ज़रूर अपना क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा, क्योंकि भाई जब आप बताएंगे तो मुझे भी तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं जानने के लिए, तो अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत एक्टिव है, मतलब एकदम अच्छी तैयारी कर रहे हैं कि हाँ मुझे क्रैक करना है एग्ज़ाम। ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब मुहावरा हमारा दिया गया है उधर, इधर उधर की हाँकना। मुहावरा क्या दिया गया है, इधर उधर की हाँकना, ये है मुहावरा। तो पहला जो ऑप्शन है कहा गया है कि बहुत सरल काम करना, बेकार की बात करना, सहम जाना, वचन का पक्का होना। तो इधर उधर की हाँकना, इसका जो सर्वश्रेष्ठ या उपयुक्त अर्थ होगा वो हो जाएगा बेकार की बात करना। ये हमारा बी ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। वाक्य क्या दिया गया है कि किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र या किसी विषय का उसको पूरा ज्ञान हो, तो उसके लिए एक शब्द हम क्या चुनेंगे। पहला है पारंगत, दूसरा है पूरक, तीसरा है पार्श्विक और चौथा है ज्ञानी। तो जो अ, किसी विषय या क्षेत्र का जो
जिसे पूरा ज्ञान होता है उसको बोलते हैं पारंगत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्षणिक जो बहुत कम समय के लिए हो, ठीक है, वो होता है क्षणिक। तो पहला है शाश्वत, दूसरा आंगिक, तीसरा अचिर और चौथा अनित्य। तो जो क्षणिक है इसका जो विलोम होगा वो शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक मतलब बहुत बहुत अल्प समय के लिए, और शाश्वत जो हमेशा बना रहे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी दूर रुका और चला गया। अनिल घर आया मतलब जब आपने ये कहा कि अनिल घर आया, तो कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पर रुके, बहुत कम समय के लिए, और फिर आपने कहा थोड़ी दूर रुका और चला गया। तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह यूज होगा वो कॉमा होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अर्ध विराम यहाँ पर हो जाएगा। अर्ध नहीं, अल्प विराम, ठीक है। अर्ध विराम का ये चिन्ह ये है, और ये हमारा क्या है आप बताएं, और ये है विवरण चिन्ह, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया। तो अगर आपने अच्छे से ना पढ़ा हो तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ना चाहते हो आप कि हाँ विराम चिन्ह की पूरी वीडियो आ जाए, तो भी आप बता सकते हैं। मेरी आपके लिए मैं पूरी वीडियो बना दूंगी, विराम चिन्ह की रहेगी, और कहाँ कैसे पूछा जाएगा, क्या कौन सा विराम चिन्ह जिसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे उसमें। बस आप ये क्या करें कि कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको करना क्या है, मतलब पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य चुनिए। अब वाक्य से भी आपके 2 क्वेश्चन आ गए। मैंने एक ही, मतलब जो 2022 में हुआ था 16 तारीख को, ये है उसका PYQ है, ठीक है। ये उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन पेपर का इसमें क्वेश्चन उठाया गया है। तो आपने अभी देखा कि विराम मतलब कि जो विराम चिन्ह है वहाँ से 2 क्वेश्चन बने, और वाक्य से भी आपके 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, मुहावरे से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। क्या है कि संयुक्त वाक्य यहाँ पर आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर 2 वाक्यों को किसी योजक या समुच्चयबोधक शब्द के द्वारा जोड़ा जा रहा हो, वहाँ पर होता है आपका संयुक्त वाक्य। जैसे और हो गया, ठीक है, क्योंकि हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक। और या वह, ये सारी चीज़ें। जब मुझे ऑफिस जाना था तब तेज वर्षा हो रही थी। तो जब तब आया तो कहाँ जाएगा बताइए आप लोग। तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। तेज वर्षा होने से आज मैं ऑफिस नहीं गया। तो ये तो सरल है। मैं आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि तेज वर्षा हो रही थी। तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि तेज वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पर जो क्योंकि है ये क्या है, हमारा योजक शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द चुनिए। जो शब्द दिया गया है इसका सही युग्म हमें चुनना है। जैसे परिणाम और परिमाण। परिमाण का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, किसी चीज़ को आप नापे तोले और बताएं कि हाँ इसका जो मात्रा है ये कितना है। परिणाम जब हमारा रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि हाँ क्या हुआ कि हमारा परिणाम आ गया, परिणाम आ गया, ठीक है। तो पहला है निषेध। नहीं भाई, निषेध की यहाँ बात ही नहीं की गई। और किस्म नहीं। मात्रा किस्म नहीं। मात्रा तो हमारा परिमाण में आएगा, जबकि ये गलत है क्योंकि ये पहले आ गया। नतीजा और मात्रा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपना गद्यांश देख लेते हैं, जो हमारा गद्यांश दिया गया है, क्योंकि इस गद्यांश से भी हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ये हमारा गद्यांश क्या है कि हम ईंधन पर भी निर्भर हैं। ईंधन वह चीज़ है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ईंधन है, जो कि सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। और ध्यान से पढ़ें आप लोग, क्या करें कि इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें, कि बार बार आपको क्या हो कि क्वेश्चन पढ़ के फिर आपको इसमें ढूंढना ना पड़े कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। जब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आप सॉल्व कर लिए जाएंगे।
तो क्या कहा गया है कि हम ईंधन पर निर्भर हैं। ईंधन वह चीज़ है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है कि जो कि सिर्फ एक बार, देखिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ईंधन है, ठीक है? और ऊर्जा को सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है या हमारे पास सीमित मात्रा में। ईंधन जो है हमारे पास कैसा है? सीमित है क्या असीमित है? सीमित मात्रा में है। ईंधन आज के समय में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ईंधन क्या है कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पेट्रोलियम द्रव्य एवं कोयला ईंधन के मुख्य स्रोत है। कौन है ईंधन के मुख्य स्रोत? तो पेट्रोलियम द्रव्य एवं कोयला, जो कि ईंधन के क्या है? मुख्य स्रोत है। ऊर्जा उत्पादन करने का सबसे बड़ा साधन है। कौन? पेट्रोलियम द्रव्य और कोयला। ईंधन को उनके गुणों और उनके उत्पादन के तरीके के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ ईंधन रासायनिक ईंधन के तहत आते हैं, मतलब उसके अंतर्गत आते हैं, तो कुछ परमाणु ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कुछ ठोस, कुछ गैसीय और कुछ तरल है। इन्हें जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन के आधार पर अलग अलग माना जाता है। इन सब के अलावा भी एक और आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है, और वह यह है कि ये नवीकरणीय और या गैर नवीकरणीय ईंधन है। अब गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या है? तो मतलब कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, वो तो हमारे हो गए नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, जिन्हें दोबारा ना बनाया जा सके। जैसे कि नवीकरणीय में आ गया हमारा अ, सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, ये सारी चीज़ें। कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें गैर नवीकरणीय में आ जाएंगी। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक ईंधन की भांति काम करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव एम एम कुट्टी, कौन है सचिव? तो एम एम कुट्टी ने इस अभियान की शुरुआत की। कुट्टी ने इस संबोधन में पेट्रोलियम के उत्पादों के महत्व और ईंधन की बचत पर जोर दिया। इस प्रतियोगिता में देश के सभी शिक्षा बोर्डों से, ये ध्यान रखेंगे, 1.48 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। वाहनों के उचित उपयोग से ईंधन का संरक्षण किया जा सकता है। ईंधन की बचत करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ईंधन का उत्पादन। तो ये रहा हमारा गद्यांश और आपने अच्छे से इसको सुना होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो गद्यांश से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि ईंधन से, एक मिनट रुकिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? अभी मैंने आपको पहले आपको टिक, इसीलिए मैं उस पे फिंगर चलाते आई हूँ कि हाँ यहाँ यहाँ ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है परमाणु व कोयला, दूसरा है रासायनिक व जल, तीसरा है परमाणु व जैव ईंधन, चौथा पेट्रोलियम द्रव व कोयला। तो अभी हमने यहाँ देखा कि जो ईंधन है इसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? वो क्या है कि पेट्रोलियम द्रव। देखिए, ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम द्रव और कोयला जो है ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। तो यही हमसे पूछा गया है कि ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम द्रव और कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, हमारा मतलब फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि ईंधन से किसका उत्पादन होता है? तो अभी हमने पढ़ा ऊपर ही कि ईंधन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? तो ईंधन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड नंबर का है क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि इस प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने भाग लिया? कितने? 1.48 करोड़। कितने बच्चों ने भाग लिया था? 1.48 करोड़ बच्चों ने भाग लिया था। तो पहला है 1.48 करोड़ से कम नहीं भाई, यहाँ कम नहीं कहा गया, उसमें कम की बात नहीं की गई है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे आपको अपने मन से नहीं लगाना। यहाँ पर कहा गया है कि 1.48 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कहा गया है कि कम, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कहा गया है कि
48 नहीं भाई, 1 पॉइंट है, 1.48 करोड़ से अधिक। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1.48 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने इसमें भाग लिया। फिर है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जो हमारा गद्यांश है, इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या हो सकता है? पहला है ईंधन असीमित मात्रा में उपलब्ध है। आपके उसमें कहा गया है कि ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा रासायनिक ईंधन नहीं। तीसरा ईंधनों का संरक्षण और चौथा ईंधन का उत्पादन। तो यहाँ पर ईंधन के संरक्षण और उसकी जो मात्रा है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा कि जो गद्यांश दिया गया है इसका जो शीर्षक होगा ईंधनों का संरक्षण। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई? तो पहला ऑप्शन है एम कुट्टी, एम छुट्टी, एम एस कुट्टी, एम भुट्टी। तो अभी हमने देखा था कि एम कुट्टी ने क्या किया था, पर्या यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव एम कुट्टी ने एक अभियान शुरुआत की। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि किसने शुरू की थी, तो एम कुट्टी ने। तो ये रहा आज आपका ये प्रैक्टिस सेट, और आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अगर आपको टॉपिक वाइज नहीं, मतलब जो जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन रहा है उस टॉपिक के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और जो होमवर्क आपको एक क्वेश्चन मिला है उसका भी आंसर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे मतलब पता चले कि चीज़ों को और अच्छे से मुझे आपको बताने की ज़रूरत है या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में आशा करती हूँ कि मुझे आपका इस प्रैक्टिस सेट में मुझे आपका फीडबैक मिल जाएगा और अगली में और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो भी आपका रिव्यू रहेगा मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।